गुड मॉर्निंग। आज के इस लेक्चर में हम लोग मुगल वंश के बारे में पढ़ेंगे और मुगल वंश के समस्त शासकों के बारे में हम इस लेक्चर में जानेंगे तथा इनसे संबंधित महत्वपूर्ण युद्धों को हम देखेंगे। इसके अलावा हम इसमें प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन कवर करेंगे और मुख्य परीक्षा के प्रश्नों को भी देखेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सल्तनत काल को पढ़ा था और सल्तनत काल में हमने आपको बताया था कि इस का सबसे अंतिम जो वंश था वो लोधी वंश था। और लोधी वंश के शासकों में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले बहलोल लोधी, उसके बाद सिकंदर लोधी और तीसरे नंबर पर जो थे वो इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी के साथ में बाबर का युद्ध होता है, इसे हम पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से जानते हैं और ये 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। अब इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। तो कई बार क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि मुगल वंश की स्थापना किसने की? बाबर ने की। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि मुगल वंश की स्थापना किस वंश को समाप्त करने के बाद की गई? तो लोधी वंश का यहाँ पर अंत हो गया था और मुगल वंश की स्थापना हो गई थी। दूसरा क्वेश्चन है आपका। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुगल वंश का टेन्योर क्या होता है? तो 1526 से 1707 और 1707 से 1857 तक होता है। इसे हम मुख्य मुगल के नाम से जानते हैं, यानी कि ये मेन मुगल है, जिनमें हम 6 मुख्य शासकों को देखेंगे: बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। इसके बाद में हम उत्तर मुगल देखेंगे। तो उत्तर मुगल या लेटर मुगल जिसे हम कहते हैं, इसे मुगलोत्तर भी कहते हैं, क्योंकि मुगलोत्तर का मतलब क्या है? मुख्य मुगल के बाद वाला है। तो ये मुगल वंशी लेकिन उत्तर मुगल, तो इसके जो शासक हैं इन शासकों की तुलना में कमजोर थे। तो यहाँ पर हम 1707 से 1857 तक देखेंगे। इसे मैंने B1 B2 क्यों लिखा है? तो B1 B2 का मतलब है ये बहादुर शाह प्रथम से स्टार्ट होगा। पहले शासक कौन होंगे उत्तर मुगल के? बहादुर शाह प्रथम, और ये बहादुर शाह सेकंड या बहादुर शाह जफर जिन्हें हम कहते हैं, और ये जफर उपनाम से कविताएं लिखते थे, इन पर ये समाप्त होगा। तो आपको क्लियर हो गया, बहादुर शाह प्रथम से बहादुर शाह द्वितीय तक का ये टेन्योर रहेगा। और 1707 से 1857 तक की बात हम यहाँ पर करेंगे। तो ये तो मुगल वंश से संबंधित सामान्य बात हुई। अब मैक्सिमम लोग ये जानते हैं कि बाबर जो है इसका पहला युद्ध जो है पानीपत का हुआ था, जो कि वास्तविक रूप में ये सही नहीं है। बाबर के भारत में पानीपत से पहले भी 4 अभियान हो चुके हैं। इनसे संबंधित क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। बाबर का जो फर्स्ट एक्सपीडिशन या पहला जो अभियान था वो 1519 में हुआ था, बाजौर और भैरा। तो बाजौर और भैरा में बाबर ने अभियान किया। तो बाबर, बाजौर और भैरा, और इस बाजौर में ही बाबर ने सबसे पहले तोपों का प्रयोग किया था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे पहले बाबर ने भारत में तोपों का प्रयोग कहाँ किया? तो बाजौर के युद्ध में किया था। इसके बाद जो दूसरा अभियान होता है वो 1519 में होता है और ये पेशावर का अभियान था। इसके बाद तीसरा अभियान होता है 1520 में सियालकोट और सैयदपुर का, और चौथा अभियान 1524 में लाहौर और दीपालपुर का होता है। इन्हें याद कैसे रखेंगे? बाबर, बाजौर, और भयंकर दिख रहा है बाबर। कैसा है? बाजौर और भैरा। तो भयंकर दिख रहा है बाबर, तो बाजौर और भैरा। उसके बाद उसने क्या किया? पेश किया। ठीक है, तो बाजौर, भैरा, उसके बाद पेशावर, फिर 1520 में सियालकोट और सैयदपुर। ठीक है, और लास्ट जो उसका अभियान था चौथा, वो 1524 में लाहौर और दीपालपुर का था। और इसे हम 24 मतलब 4, तो फोर्थ एक्सपीडिशन ये डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, तो लाहौर और दीपालपुर का था। यानी कि पानीपत के पहले बाबर ने भारत के 4 अभियान या 4 एक्सपीडिशन ऑलरेडी वो कर चुका था। ठीक, और फिर इसके बाद में ये पानीपत का युद्ध करता है। आखिर बाबर यहाँ आया क्यों और किसने इसे यहाँ पर इनवाइट किया? इससे संबंधित क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप इब्राहिम लोधी पर ध्यान दें तो इब्राहिम लोधी जो थे इनके चाचा
आलम खान लोधी और इनके जो गवर्नर थे दौलत खान लोधी, इन्होंने इसको बाबर को इब्राहिम लोधी पर हमला करने के लिए बुलाया था और उसके बाद बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी को पराजित किया और मुगल वंश की स्थापना कर दी। तो इस तरीके से भारत में मुगल वंश स्थापित हो जाता है और ये पानीपत का प्रथम युद्ध है। और इस युद्ध में बाबर ने तुलगुमा युद्ध पद्धति का इस्तेमाल किया था। ये बहुत बार आया है एग्जाम में, तो याद करिएगा, तुलगुमा युद्ध पद्धति का बाबर ने प्रयोग किया था। तो ये तुलगुमा युद्ध पद्धति काफी महत्वपूर्ण है, जिसके कारण बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध को जीत पाया। अब हम यहाँ पर पानीपत के अन्य युद्धों को भी देख लेते हैं और आपसे प्रीलिम्स में ये सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526। सेकेंड बैटल पे आते हैं, बैटल ऑफ पानीपत सेकेंड। तो जो सेकेंड पानीपत का युद्ध था वो 5 नवंबर 1556 को हुआ था और ये अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। इस समय अकबर जो है, अकबर की तरफ से बैरम खान ने यहाँ पर भाग लिया था और दूसरे जो थे वो हेमू थे जो आदिल शाह की तरफ से भाग ले रहे थे। इनका नाम था हेमचंद्र विक्रमादित्य। दिल्ली के तख्त पर या दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाले ये अंतिम हिंदू शासक थे। ये क्वेश्चन सीधा पूछा गया है कि दिल्ली के तख्त पर या दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाले अंतिम शासक कौन थे? हेमचंद्र विक्रमादित्य थे। हालांकि ये इस युद्ध में आदिल शाह की तरफ से भाग ले रहे थे, जबकि अकबर की तरफ से बैरम खान ने भाग लिया था और इस युद्ध में अकबर ने हेमू को पराजित कर दिया था। इसके बाद हम इसी से कनेक्ट करते हुए तीसरा युद्ध देखते हैं। तीसरा युद्ध जो हुआ था वो 14 जनवरी, याद रखिएगा डेट अच्छे से, 14 जनवरी 1761, 14 जनवरी 1761 को हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया था। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया था। तो हम लोग पानीपत के तृतीय युद्ध की बात कर रहे थे। देखिए, पानीपत का जो तृतीय युद्ध है वो ऐसे तो मुगल वंश से संबंधित नहीं है, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। और सीधा क्वेश्चन एक तो आपके प्रीलिम्स में पूछा गया है कि पानीपत के तृतीय युद्ध कब हुआ था? उसमें उन्होंने 10 जनवरी 11 जनवरी इस तरीके की डेट दी थी। तो 14 जनवरी 1761 को हुआ था। इनके बीच हुआ, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। एक बार आपसे ये भी प्रश्न पूछा गया है कि मराठों की तरफ से इस युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो इस क्वेश्चन को आपको ये याद रखना है कि दो लोग थे यहाँ पर, एक थे सदाशिवराव और दूसरे थे विश्वासराव। इन्हें आप याद कैसे रखेंगे? सदा शिव पर विश्वास रखो, सदा शिव पर विश्वास रखो। विश्वासराव जो थे एक्चुअली ये पेशवा के बेटे थे, तो इस तरीके से नेतृत्वकर्ता यही थे। लेकिन जब हम वास्तविक नेतृत्वकर्ता की बात करते हैं, रियल लीडरशिप जो थी वो सदाशिवराव की थी। और इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली मराठों को बुरी तरीके से पराजित कर देता है। ऐसा माना जाता है कि उस समय मराठा साम्राज्य का ऐसा कोई घर नहीं था जिसमें कोई एक सैनिक की मृत्यु ना हुई हो। तो ये हो गया पानीपत का तृतीय युद्ध, जो कि मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में था। तो इस तरीके से हमने पानीपत के 3 युद्ध देखे, पानीपत फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब हम आ जाते हैं बाबर के बारे में। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। इसके बारे में सामान्य जानकारी में बताता हूँ। इसका जन्म फरगना में हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि ये फरगना वर्तमान में कहाँ स्थित है, और इसका आंसर आप मुझे सर्च करके बताएंगे, नहीं तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बता भी दूंगा। फिर भी आप कमेंट करिएगा कि फरगना वर्तमान में कहाँ स्थित है। बाबर की बात करते हैं। बाबर का जन्म फरगना में हुआ था। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा और इनकी माता का नाम कुलतुग निगार खानम था। कुलतुग निगार खानम और उमर शेख मिर्जा इनके पिता का नाम था। अब बाबर भारत आया और उसने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोधी को पराजित किया और 1526 में मुगल वंश की स्थापना कर दी। इसके बाद
ये रुका नहीं, लगातार इन युद्धों में संलग्न रहा। 1527 में खानवा, 1528 में चंदेरी और 1529 में घाघरा। इनको याद करने का तरीका ये है, पानी पीकर खाना खाया और चंदेरी का घाघरा उड़ के बाबर सो गया। पानी पिया, खाना खाया, चंदेरी का घाघरा उड़ा। तो 1526, 1527, 1528 और 1529 किन किन के बीच हुआ? तो खानवा का जो युद्ध था वो बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ। मेवाड़ के शासक थे राणा सांगा, और इसी युद्ध में इन्होंने जिहाद का नारा दिया था। तो जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया गया बाबर के द्वारा? तो खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा दिया गया था, और गाजी की उपाधि भी इस युद्ध के बाद इन्होंने धारण की थी। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया। फिर इसके बाद चंदेरी का युद्ध आता है। चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय से हुआ था, और घाघरा का युद्ध जो है मोहम्मद लोधी या महमूद लोधी, दोनों नाम आपको मिलेंगे। तो महमूद लोधी और बाबर के बीच में हुआ था, और महमूद लोधी जो है इब्राहिम लोधी के चचेरे भाई थे। तो इस तरीके से ये चारों युद्ध लगातार जीतता है, और 1530 में जाके इसकी मृत्यु हो जाती है। 1530 में जाके बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे समझ लीजिए, पानी पिया, खाना खाया, चंदेरी का घाघरा उड़ के ये सो गया, यानी कि इसकी मृत्यु हो गई। और 1530 में अब मृत्यु होती है तो व्यक्ति आराम करता है, तो ये आराम बाग, ठीक है, याद रखिएगा, आराम बाग आगरा में इन्हें प्रारंभिक रूप से दफना दिया गया था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि बाबर को प्रारंभिक रूप में कहाँ दफनाया गया था? तो आराम बाग आगरा में, और उसके बाद बाबर की इच्छा के अनुसार इन्हें काबुल में ले जाकर इनका मकबरा या टॉम्ब बनाया गया। आपके एग्जाम में जो 6 मुख्य मुगल शासक हैं उनसे संबंधित मकबरे भी पूछे जाते हैं। मैं उनके बारे में आपको बताता हूँ कि बाबर काबुल, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, आप सभी जानते हैं। अकबर, सिकंदरा स्पेसिफाई है, सिकंदरा आगरा के पास स्थित है। जहांगीर लाहौर आगरा में है, और शाहजहां आगरा में है। तो शाहजहां और मुमताज महल का आगरा में स्थित है, और औरंगजेब औरंगाबाद। तो कैसे याद रखेंगे? औरंगाबाद। शाहजहां आगरा, कोई समस्या नहीं होती, सब जानते हैं ताजमहल को। हमारी दिल्ली जानते हैं, तो बस आपको बाबर काबुल, अकबर सिकंदरा, जहांगीर लाहौर शाहदरा, शाहजहां आगरा, और औरंगजेब जो है औरंगाबाद। ठीक है, यही पे औरंगाबाद में बीबी का मकबरा या रबिया और दुर्रानी का मकबरा भी स्थित है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मकबरे हैं जो आपको याद रखनी है, इनसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है। इसी के साथ एक प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ, आप कमेंट करिएगा, एतमा-उद-दौला का मकबरा किससे संबंधित है तथा इसका निर्माण किसने कराया था? रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, एतमा-उद-दौला का मकबरा कहाँ स्थित है तथा इसका निर्माण किसने कराया था? तो इस तरीके से हमने बाबर से संबंधित जो चीजें हैं वो देखनी। अब इसके बाद हम आते हैं हुमायूं पर। हुमायूं का कार्यकाल आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि 1530 से 40 और 55 से 56 दो हिस्सों में बताया गया है। उसका कारण है कि 40 से लेके 55 तक यहाँ पर सूरवंश यानी कि सूर डायनेस्टी जिसके संस्थापक शेरशाह सूरी हैं ये आ जाएंगे। तो हुमायूं शासक बना, ये काफी अच्छा व्यक्ति था, और ये शासक बनते ही इसने अपने 3 भाइयों में अपने साम्राज्य को विभाजित कर दिया। ये इसकी सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। ऐसे तो हुमायूं का अर्थ भाग्यशाली होता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली व्यक्तियों में माना जाता है। 30 में ये शासक बना, और 39 से यहाँ पर समस्याएं खड़ी होना शुरू हो जाती हैं इसके लिए, क्योंकि सबसे पहले ये चौसा का युद्ध जो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में होता है, जिसमें शेरशाह जो है चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर देता है। और इसी युद्ध के बाद में वास्तविक नाम शेरशाह सूरी का शेर खां था, उससे पहले इसे फरीद के नाम से जानते थे। तो बचपन का नाम फरीद, फिर उसके बाद शेर खां,
और फिर उन्होंने शेरशाह सूरी की उपाधि दी। शेरशाह सूरी, ये जो शेरशाह सूरी की उपाधि दी थी, इन्होंने चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करने के बाद दी थी। इसके बाद 1540 में एक और युद्ध होता है जिसे हम कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध के नाम से जानते हैं, और इस युद्ध में फाइनली शेरशाह सूरी जो है हुमायूं को फिर से पराजित करता है और दिल्ली पर कब्जा कर लेता है, आगरा पर कब्जा कर लेता है। इसका जो टेन्योर है शेरशाह सूरी का, वो 1540 से लेके 45 तक है, और इसके बाद इसके जो वंशज हैं वो 1545 से लेके 55 तक शासन करते हैं। इसीलिए ये 1540 से 55 के बीच का टेन्योर मैंने आपको सूर्यवंश का बताया है। 10 वर्ष तक ये यहां से यहां तक शासन करते हैं। फिर इसके बाद ये 15 साल 1540 से 55 तक शेरशाह शासन करेंगे, जबकि हुमायूं जो है वो यहाँ वहां भटकते रहेंगे। 1555 में ये आके मच्छीवाड़ा का युद्ध करते हैं, याद रखिएगा ये एग्जाम में आ चुका है। 1555 मच्छीवाड़ा, और इस मच्छीवाड़ा के युद्ध में हुमायूं इब्राहिम सूर को पराजित करेंगे। इसके बाद 1555 में ये एक और युद्ध करते हैं सरहिंद का, और सरहिंद के युद्ध में सिकंदर सूर, ये बहुत महत्वपूर्ण है, सिकंदर सूर को पराजित कर देते हैं, और फाइनली ये दोबारा से दिल्ली पर शासन करने लगते हैं। शासन करने के बाद एक साल के अंदर ही 1556 में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से ये हुमायूं से संबंधित बातें थी। अब साहित्य की बात करें बाबर और हुमायूं के, तो बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी या आत्मकथा लिखी है जिसे हम बाबरनामा या तुझे बाबरी के नाम से जानते हैं, जबकि हुमायूं का जो हुमायूं नामा है ये इनकी बहन थी गुलबदन बेगम, इन्होंने लिखा था। ये दो चीजें हैं आपको ध्यान रखना है, बाबरनामा या तुझे बाबरी, और इसकी भाषा थी तुर्की, जबकि हुमायूं नामा जो है वो किसके द्वारा लिखा गया, गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया। 1556 में जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद अकबर यहाँ पर शासक बन जाते हैं। अकबर को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा आपको शेरशाह सूरी के बारे में बता दें। शेरशाह सूरी का जो वास्तविक नाम था वो फरीद था, और इसके बाद इन्हें शेर खां की उपाधि दी गई थी। तो बहार खां लोहानी थे जिन्हें हम महमूद शाह के नाम से भी जानते हैं। बहार खां ने इन्हें शेर खां की उपाधि दी थी, और बाद में जब शेरशाह जो थे इन्होंने चौसा का युद्ध जीता था, तो उसके बाद इन्होंने अपने आप को शेरशाह सूरी की उपाधि या टाइटल जो है दे दिया था। इनकी कुछ और महत्वपूर्ण बातें, जैसे इन्होंने तांबे का कॉपर कॉइन जो है वो दाम चलाया था, जो कि आगे मुगल काल में अकबर के समय में भी महत्वपूर्ण रहेगा, और चांदी का रुपया इन्होंने चलाया था। ये बहुत बार पूछा गया है कि रुपया किसकी करेंसी थी, तो शेरशाह सूरी की करेंसी थी रुपया। और इनकी मृत्यु के बारे में बता दूं कि कलिंजर अभियान के दौरान एक हुक्का नाम का जो अग्नेयास्त्र था वो इन्होंने किले की दीवार तोड़ने के लिए फेंका था, जो कि वापस आके इनके पास ही गिर के फट गया था, और उसके बाद इनकी घायल होने के बाद मृत्यु हो गई थी। इनका मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो कहां पर स्थित है, तो सासाराम बिहार में स्थित है। शेरशाह सूरी ने एक और महत्वपूर्ण कार्य किया था कि इन्होंने सड़क-ए-आजम नाम से एक रोड बनाया था, जिसे हम वर्तमान में जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से भी जानते हैं। इसके आगे हम बात करेंगे अकबर की। तो चूंकि ये अकबर के पूर्वगामी थे, इसीलिए इनके बारे में बताना आवश्यक था। तो शेरशाह सूरी कौन है, अकबर के अग्रगामी। तो इन्होंने अकबर में कई चीजें इनसे ली, जैसे दाम और रुपया। ये दोनों शेरशाह सूरी के समय की मुद्राएं थी, जो अकबर के समय में भी आगे कंटिन्यू रहे। अकबर का जन्म 1542 में राणा भीमसाल के महल में हुआ था, जब हुमायूं अपना निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे थे, जब इनका जन्म हुआ था।
और इनका जो राज तिलक या क्राउनिंग है ये कलानौर नामक स्थान पर की गई थी 14 फरवरी 1556 को। ये याद रखना है, 14 फरवरी 1556 को की गई थी। और क्राउनिंग या राज तिलक करने के तुरंत बाद ही इन्हें पानीपत के द्वितीय युद्ध में भाग लेना पड़ा था, जिसमें बैरम खां के सहयोग से ये विजयी हुए थे। इसके बाद नेक्स्ट जो इनके इम्पोर्टेंट कार्य हैं उनकी बात करें तो 1562 में अकबर ने दास प्रथा को समाप्त कर दिया था, तो स्लेव सिस्टम को समाप्त किया इन्होंने। फिर 63 में इन्होंने तीर्थ यात्रा कर यानी कि पिलग्रिमेज टैक्स को समाप्त कर दिया। उसके बाद 64 में जजिया कर को समाप्त कर दिया इन्होंने। 75 में इन्होंने इबादत खाने का निर्माण किया था और इस इबादत खाने में सभी धर्मों का प्रवेश इन्होंने 1578 में करा दिया था। इसके बाद इन्होंने मजहर की घोषणा की और इस मजहर की घोषणा से ये सभी धार्मिक मामलों पर सर्वोच्च न्यायकर्ता के रूप में हो गए थे कि अगर कोई भी धार्मिक मामला है और उसमें कोई विवाद होता है तो अंतिम निर्णय अकबर का माना जाने लगा था। इस मजहर से संबंधित जो एक और महत्वपूर्ण बात है कि इसका ड्राफ्ट या प्रारूप किसने तैयार किया था, तो शेख मुबारक ने तैयार किया था। उसके बाद 1580 में आईने दहसाला पद्धति टोडरमल के द्वारा ये लाई गई थी, 10 वर्षीय व्यवस्था थी ये। फिर 1582 में दीने इलाही धर्म, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। और 1583 में इलाही संबंध, और ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। दीने इलाही धर्म की स्थापना कब की गई, तो 1582 में, और इलाही संबंध जो है वो 1583 में लाया गया था। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अकबर के नवरत्नों की। तो अकबर के नवरत्नों में सबसे महत्वपूर्ण जो है उनमें एक अबुल फजल है, इन्होंने अकबर नामा, और इसका जो तीसरा वॉल्यूम है या थर्ड पार्ट जो है वो क्या कहलाता है, आईने अकबरी। इसकी रचना की, थोड़ा सा मैं अकबरनामा के बारे में बता दूं। अकबरनामा को हम 3 भागों में या 3 वॉल्यूम्स में डिवाइड करते हैं। पहले भाग में हुमायूं तथा अकबर के प्रारंभिक जीवन के बारे में है। दूसरा जो भाग है उसमें अकबर के शासनकाल के 46 ईयर के शासनकाल के बारे में बताया गया है। और इसी अकबरनामे का तीसरा भाग या थर्ड वॉल्यूम आईने अकबरी कहलाता है, और इसको हम आगे 5 भागों में डिवाइड करते हैं। इसके बाद अब चूंकि अबुल फजल ने इस अकबरनामा या आईने अकबरी को लिखा था, और अबुल फजल के भाई थे फैजी, और अबुल फजल और फैजी जो है इन दोनों की ही रचनाएं अकबरनामा है। तो डायरेक्टली कभी पूछ लिया जाए कि अकबरनामा किस किस की पुस्तक है, तो फैजी ने भी अकबरनामा लिखा है, अबुल फजल ने भी अकबरनामा लिखा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आपसे जो पूछा गया है कि अकबरनामा, वो अबुल फजल वाला ही पूछा गया है। इसके बाद इन दोनों के जो पिताजी थे वो शेख मुबारक थे। इस तरीके का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ है कि अबुल फजल और फैजी इसके बेटे थे, तो ये शेख मुबारक के पुत्र थे। इसके बाद नेक्स्ट बीरबल आ जाते हैं। बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे था, और इनके पिताजी का नाम मकरंद पांडे था। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ चुका है। टोडरमल यही है जिन्होंने आईने दहसाला पद्धति, और इससे पहले ये शेरशाह सूरी जो थे इनके दरबार में थे टोडरमल। मानसिंह मानबाई के भाई थे ये, जिनकी शादी आगे जब हम देखेंगे अकबर के पुत्र जहांगीर, जिन्हें हम सलीम के नाम से जानते हैं, तो इन्हीं की बहन से इनका विवाह होगा। फिर नेक्स्ट है अब्दुल रहीम खान खाना, मुल्ला दो प्याजा और हकीम हुमा। तो इस तरीके से ये अकबर के नौरत्न हो जाते हैं। अकबर के अभियानों की हम बात करते हैं। अकबर के जो अभियान थे वो 1561-62 में इन्होंने मालवा अभियान किया था, और मालवा का जो अभियान था वो बाज बहादुर थे यहाँ पर, रानी रूपमती और बाज बहादुर। अगर हम यूपीएससी के बिहाफ में देखते हैं तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट 1564 में इन्होंने गोलवाना या गढ़गटंगा का अभियान किया, और यहाँ पर रानी दुर्गावती और उनके बेटे वीर नारायण थे। यहाँ पर आसफ खान ने अकबर की तरफ से नेतृत्व किया था। फिर इसके बाद हम देखते हैं महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप के विरुद्ध इन्होंने 1576 में
हल्दी घाटी के युद्ध में भाग लिया था और ये काफी महत्वपूर्ण है, आ चुका है कई बार एग्जाम में। ठीक है, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। अकबर की तरफ से यहाँ पर मानसिंह और आशा खान ने पार्टिसिपेट किया था, दूसरी तरफ महाराणा प्रताप थे और इस युद्ध में अकबर की विजय होती है। अकबर के एक और अभियान की हम बात करें तो 1572-73 में इन्होंने गुजरात का अभियान किया था 1572-73 में, और इसी अभियान के दौरान इन्होंने सबसे पहली बार समुद्र दर्शन किए थे और इन्होंने पुर्तगालियों से मुलाकात की थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अभियान के दौरान इन्होंने पहली बार समुद्र को देखा था, तो गुजरात अभियान के दौरान इन्होंने ऐसा देखा था। और इसी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण भी कराया था। और इसके बाद अकबर का अंतिम अभियान 1601 में होता है। 1601 में ये असीरगढ़ का अभियान करते हैं और असीरगढ़ के किले को ये जीत लेते हैं। असीरगढ़ को हम दक्षिण के प्रवेश द्वार के नाम से भी जानते हैं और इसे गेटवे ऑफ साउथ क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगर आपको दक्षिण भारत पर कब्जा करना है या वहां पर कंट्रोल स्थापित करना है तो असीरगढ़ को जीतना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इस तरीके से ये अकबर के महत्वपूर्ण अभियान हो जाते हैं। अकबर के बाद जो होता है वो नेक्स्ट जहांगीर। तो जहांगीर जो है इनका वास्तविक नाम सलीम और अकबर इन्हें शेखू बाबा के नाम से भी जानते थे। इनका नाम सलीम क्यों पड़ा, क्योंकि ये शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से सलीम का जन्म हुआ था, इसीलिए इनका नाम जो है वो सलीम रखा गया। जहांगीर का टेन्योर 1605 से 1627 तक का होता है। इनके समय में चित्रकला का महत्वपूर्ण विकास हुआ। तो पेंटिंग का, और कह सकते हैं कि ये मुगल काल में चित्रकला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। तो गोल्डन पीरियड ऑफ पेंटिंग्स ड्यूरिंग मुगल पीरियड। इन्होंने एक न्याय की जंजीर, जिसे हम जंजीर-ए-अदली के नाम से भी जानते हैं, लगवाई थी। इन्होंने 12 ऑर्डिनेंस या 12 अध्यादेश जारी किए हैं। विवाह की बात करें तो इनका पहला विवाह मानबाई के साथ हुआ था। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो मानसिंह थे, मानसिंह की ये बहन थी। मानसिंह भगवान दास के बेटे थे और भगवान दास, ठीक है ना, अकबर के 9 रत्नों में से नहीं थे। ये क्वेश्चन भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। तो मानसिंह तो अकबर के 9 रत्नों में थे लेकिन भगवान दास नहीं थे। तो ये भगवान दास की बेटी और मानसिंह की बहन थी। इन्होंने अफीम खाकर आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद इनकी दूसरी शादी जगत गोसाई से होती है। इन्हें सामान्यतः हम जोधाबाई के नाम से भी जानते हैं। फिर इनका तीसरा जो विवाह होता है वो नूरजहां के साथ होता है। नूरजहां जो है इनका वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था और इनके पिता का नाम ग्यास बेग तथा इनकी माता का नाम अशमत बेगम था। इन्होंने इत्र का आविष्कार या परफ्यूम का आविष्कार जो है किया था। और नूरजहां के भाई का नाम आशफ खान था और आशफ खान महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और ये वही आशफ खान जिन अभियानों में हम देख रहे हैं। नूरजहां का पहले विवाह हुआ था एक अली कुली खान नाम के व्यक्ति से, जो एक दुर्घटना में मारे गए थे। इन्हें शेरे अफगान भी कहा जाता है। बाद में 1611 में जहांगीर का इनके साथ विवाह हो जाता है और शासन प्रशासन में नूरजहां जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगती है। तो इस तरीके से 1627 तक का टेन्योर जहांगीर का कंप्लीट हो जाता है। शाहजहां की बात करते हैं तो शाहजहां का जो टेन्योर है वो 1628 से 58 के बीच में माना जाता है। कुछ किताबों में आपको इनका टेन्योर 1627 से 58 माना जाएगा। शाहजहां के समय में एक उत्तराधिकार का युद्ध होता है, इसलिए वो 27 में हुआ था शहरयार के साथ में, और उसके बाद 28 में इन्होंने अपनी क्राउनिंग या राज्याभिषेक कराया था। तो 28 से 58 जो है इनका टेन्योर है। इनका वास्तविक नाम खुर्रम था और शाहजहां का टाइटल जो है वो जहांगीर के द्वारा दिया गया था अहमदनगर अभियान में विजय के उपरांत। शाहजहां से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इनका विवाह मुमताज महल
जिन्हें हम अर्जुमंद बानो बेगम के नाम से भी जानते हैं। ये आशफ खां की बेटी थी। इनकी जब मृत्यु हुई थी तो इनकी मृत्यु तो बुरहानपुर में हुई थी, बाद में इनकी कब्र को ताजमहल में शिफ्ट कर दिया गया था और इन्हीं की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया था। तो शाहजहां का मकबरा जो है वो ताजमहल, ठीक है ना, आगरा में स्थित है। इसके बाद आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां के द्वारा कराया गया है। एक दिल्ली की मोती मस्जिद है जो औरंगजेब के समय में है। तो आपको ध्यान रखना है, औरंगजेब की मोती मस्जिद दिल्ली में स्थित है, जबकि आगरा की मोती मस्जिद जो है वो आगरा में है शाहजहां, और दिल्ली की जो मोती मस्जिद है वो औरंगजेब के द्वारा स्थापित कराई गई थी। शाहजहां के काल को हम स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। जैसे जहांगीर का काल चित्रकला के लिए, उसी तरीके से इनका काल जो है वो स्थापत्य कला के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बाद 1658 की एक कहानी है कि एक अफवाह उड़ जाती है कि इनकी मृत्यु हो चुकी है शाहजहां की, और इनकी मृत्यु की खबर सुनकर इनके पुत्रों के बीच में उत्तराधिकार की युद्ध जो है शुरू हो जाती है। सबसे पहले शाह सुजा और मुराद, ये दोनों लोग अपने आप को शासक डिक्लेयर कर देते हैं। तो औरंगजेब मुराद को अपनी तरफ मिला देता है। इन युद्धों को आप सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इन्हें आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहला जो युद्ध हुआ था, जिसे हम बहादुरपुर या बहादुरगढ़ के युद्ध के नाम से जानते हैं, और ये 14 फरवरी 1658 को हुआ था शाह सुजा और शाही सेना के बीच में। इसमें शाही सेना जो है ये जीत जाती है और शाह सुजा पराजित हो जाते हैं। इसके बाद दूसरा जो युद्ध हुआ वो धर्मत का युद्ध है। ये औरंगजेब और मुराद इनकी संयुक्त सेना से हुआ था, और शाही सेना जो थी इसका नेतृत्व दारा शिकोह कर रहे थे, और इसमें ये औरंगजेब और मुराद की सेना जीत जाती है। और इसी युद्ध के बाद में औरंगजेब के द्वारा मुराद की ग्वालियर के किले में हत्या करवा दी जाती है। फिर नेक्स्ट है सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ के युद्ध में 29 मई 1658 को होगा और औरंगजेब दारा शिकोह को पराजित कर देंगे। फिर इसके बाद खजुआ का, तो यहाँ पर औरंगजेब शाह सुजा को पराजित कर देगा, और ये 5 जनवरी 1659 को हुआ। इसके बाद अंतिम जो उत्तराधिकार का युद्ध था, इसे हम देवराय के युद्ध के नाम से जानते हैं, और ये 13 मार्च 1659 को हुआ, और फाइनली इसमें औरंगजेब दारा शिकोह को पराजित करता है, और उसके बाद धार्मिक आधार पर इनकी हत्या करवा देता है, इसे मृत्युदंड दे देता है। ठीक, इसके बाद में औरंगजेब शासक बन जाता है। औरंगजेब का जो शासन काल है वो 1658 से लेके 1707 तक माना जाता है। औरंगजेब को हम जिंदा पीर के नाम से भी जानते हैं, और इन्होंने अपने पिता शाहजहां को 1658 से लेके 1666 तक बंदी बना के रखा था, और 1666 में जाके इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसके बाद औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब जो है ये काफी महत्वपूर्ण है। इसके समय में जो जाट विद्रोह हुए हैं वो भी आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए। सबसे पहला जो जाट विद्रोह था वो गोकुल जाट ने किया है, दूसरा राजा राम ने, और तीसरा जो जाट विद्रोह है वो चूड़ामन जाट के द्वारा किया गया था, और यही चूड़ामन जाट जो है भरतपुर राज्य की स्थापना करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि भरतपुर नामक स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो चूड़ामन के द्वारा की गई थी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 3 जाट विद्रोह है। पहला गोकुल के नेतृत्व में, दूसरा राजा राम के नेतृत्व में, और तीसरा जो था वो चूड़ामन के नेतृत्व में किया गया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप याद रखेंगे। औरंगजेब के समय में मथुरा के मंदिरों को तोड़ दिया गया था, इसके समय में कई सारे मंदिरों को तोड़ा गया। इसके अलावा इसने जजिया कर को 79 में दोबारा से आरोपित कर दिया था। याद करिए आप लोग, मैंने आपको बताया था कि अकबर के द्वारा 1564 में जजिया कर समाप्त किया गया था, और यहाँ पर औरंगजेब के द्वारा 1679 में इस जजिया कर को
पुनः लागू कर दिया गया। तो इस तरीके से इसने जजिया कर लागू कर दिया और फाइनली 1707 में जाके इसकी मृत्यु हो जाती है। इसने अपनी पत्नी की याद में एक बीबी का मकबरा बनवाया था जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और इसे ताजमहल की एक तरीके से नकल के रूप में देखा जाता है और ये औरंगाबाद में स्थित है और इसे रबिया उद दुर्रानी, तो रबिया उद दुर्रानी के मकबरे के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये आपका कंप्लीट मुगल वंश हो जाता है जिसमें हम बाबर से लेके औरंगजेब तक के शासकों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो ये मुख्य मुगल वाला हमारा जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। उत्तर मुगल की मैं थोड़ी सी बात करूं तो उत्तर मुगल में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये उत्तर मुगल बहादुर शाह प्रथम से स्टार्ट होता है। ये औरंगजेब का पुत्र था और ये बहादुर शाह जफर जो है, जिन्हें हम बहादुर शाह सेकंड के नाम से भी जानते हैं, इन पर ये समाप्त हो जाता है और 1857 के विद्रोह में ये नेतृत्व करते हैं दिल्ली से और इन्हें हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया जाता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पर 1739 में नादिर शाह का आक्रमण, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पर जो शासक थे वो मोहम्मद शाह रंगीला थे जिनके समय में नादिर शाह का आक्रमण किया गया था और नादिर शाह इनसे तख्ते ताऊस, जिसे हम पीकॉक थ्रोन या मयूर सिंहासन के नाम से जानते हैं, ये ले जाते हैं। इस तख्ते ताऊस या मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां के समय में किया गया था। इसी में कोहिनूर हीरा लगा हुआ था जो मीर जुमला ने शाहजहां को प्रदान किया था। इसके साथ में तख्ते ताऊस और वो कोहिनूर हीरा नादिर शाह के द्वारा भारत से ले जाया जाता है। तो यहाँ से एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि नादिर शाह का आक्रमण किसके समय हुआ, तो रंगीला, यानी कि पूरा नाम क्या है, मोहम्मद शाह रंगीला। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि तख्ते ताऊस या मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था। क्योंकि इनसे ले जाते हैं ये मयूर सिंहासन, तो ये भी मोहम्मद शाह रंगीला होता है। तो इस तरीके से हमने मुगल कालीन इतिहास को देखा कि किस तरीके से ये चीजें शुरू होती हैं और मुगल कालीन इतिहास में हमने सारे शासकों के बारे में जानकारी दी, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण युद्धों को देखा। ये आपके लिए उत्तराधिकार के युद्ध आपकी मुख्य परीक्षा में भी कई बार पूछे जा चुके हैं और इंडिविजुअल भी आपसे ये क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए। प्लस मैंने आपको बाबर के जो 4 युद्ध बताए थे वो भी आपके बड़े महत्वपूर्ण है, जिनमें जैसे मैंने आपको बताया था पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, फिर उसके बाद चंदेरी और फिर लास्ट घाघरा का युद्ध। इसी तरीके से पानीपत के प्रथम, द्वितीय और तृतीय युद्ध आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इनको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एंशिएंट इंडिया से संबंधित महत्वपूर्ण शासक और वंशों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।